तो आज हम कवर करने वाले हैं एबीएफएम के मॉड्यूल ए से रिलेटेड दो नए चैप्टर। एक है स्टाफिंग एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। और दो चैप्टर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और साथ के साथ प्लानिंग का चैप्टर कवर कर चुके हैं। उनके वीडियोस, उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। सो मेक श्योर एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ एंड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं वहां पर। जल्दी से जल्दी वहां पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को एट द लिंक iibf.info/app। अगर आप iOS यूजर हैं तो ORG कोड रहेगा GEGKT। GEGKT इज द ORG कोड। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट जल्दी से। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं शोर शॉर्ट ट्रिक्स टू क्लियर दिस CIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर। So the question one here it says it's related to staffing. A fast growing टेक फर्म इज स्ट्रगलिंग। तो एक फास्ट ग्रोइंग टेक फर्म है जो कि स्ट्रगल कर रही है अपने एम्प्लॉयज के टर्नओवर के साथ, डिस्पाइट वो कॉम्पिटिटिव सैलरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग द इश्यूज। अभी भी उनको इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका टर्नओवर जो है वो ज्यादा है, एम्प्लॉय छोड़ करके जा रहे हैं। Exit interviews reveal that employees feel disconnected and their non-monetary needs are unmet. Which principle of staffing importance directly addresses this issue by emphasizing that financial rewards are not the sole drivers of the employee dedication. तो क्या चीज हो सकती है? Facilities control, develops potential manager, motivation to work, या emphasis on the human element. So what it would be? देखो, सिचुएशन बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि एम्प्लॉयज को एक चीज और कनेक्ट करती है, दैट्स अ नॉन मोनेटरी इंपॉर्टेंस, राइट। एंड स्टाफिंग प्रिंसिपल में एक की पॉइंट होता है कि एम्प्लॉयज सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए, बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए ग्रोथ की। तो जो बेसिक चीजें रहती हैं, प्रिंसिपल हाईलाइट करता है कि कंपिटिटिव सैलरी जो है यानी कि मोनेटरी रिवॉर्ड्स है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, लेकिन वो अकेले सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते, लॉयल्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। कुछ एक नॉन मॉनेटरी आपके फैक्टर भी होते हैं, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए, चैलेंजिंग जॉब होना चाहिए, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन भी है कि उनको वैल्यू फील हो अपनी, बिलोंगिंगनेस एंड कल्चर भी है कि टीम स्पिरिट रहे, उनको कनेक्शन रहे, एंड करियर डेवलपमेंट भी है यानी कि ट्रेनिंग, प्रमोशन, मेंटरिंग, ये इक्वली साथ में रिक्वायर्ड रहते हैं। सो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है वो अकेले यहां पर सफिशिएंट नहीं है। So option C over here is basically would be the right answer here. Why not facilitates control? Facilitates control क्यों नहीं है? Facilitate control होता है कि how well trained the staff basically adhere to the plans। कि well trained staff जो होता है वो प्लान से किस तरह से टिका रहता है उसके बारे में है, जो बेसिकली परफॉर्मेंस डेविएशन को रिड्यूस करता है, लेकिन वो मोटिवेशन के इशू से अलग है, राइट। सो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। एंड फर्दर वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, दैट्स डेवलप्स पोटेंशियल मैनेजर्स। तो डेवलप्स पोटेंशियल मैनेजर का कंसर्न जो होता है वो रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, राइट। जो पोटेंशियल चाहिए रहता है फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए, राइट। तो ये करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है। दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी टॉक अबाउट द मोटिवेशन टू वर्क, तो ये बेसिकली ये कहता है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मोटिव नहीं करते एम्प्लॉयज को, एक्सेप्टेंस जो रहता है, रिकॉग्निशन जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स हैं। एंड ये डेफिनेटली जो सिनेरियो दिया गया उसके साथ अलाइन कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। A large retail company decides to give its regional store managers full authority over their store's budget, local marketing campaigns, and hiring decisions, and moving away from a model where all major decisions were made at the corporate headquarters। तो पहले क्या होता था कि हेडक्वार्टर्स से सारे डिसीजन होते थे, लेकिन अब उससे हट करके एक चीज की जा रही है कि एक बड़ा जो कंपनी स्टोर है वो कहता है कि नहीं भाई, हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी रहेगी, उनके स्टोर के बजट को लेकर के, मार्केटिंग कैंपेन को लेकर के, हायरिंग डिसीजन को लेकर के। दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इज क्लियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट एम्ड एट इंप्रूविंग रिस्पॉन्सिवनेस एंड द मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। तो इसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो,
डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा आंसर इसका। क्यों रहेगा? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन होती है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो हायर लेवल से हटा करके, यानी कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से हटा करके लोअर लेवल्स पर भी देते हो, लाइक रीजनल मैनेजर्स को दे दी, लोकल मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दी। अब इस सिनेरियो में भी यही किया गया है। जो रीजनल स्टोर मैनेजर्स की अथॉरिटी है रिलेटेड टू बजट, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू हायरिंग, वो लोकल लेवल पर दी गई है। कंपनी जो है वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग से अब जा रही है हट करके किसकी तरफ? डिसेंट्रलाइज की तरफ, क्योंकि इससे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है, बिकॉज लोकल मैनेजर जो होंगे वो ज्यादा क्विक वे में डिसीजन ले पाएंगे, टेलर्ड डिसीजन ले पाएंगे अपनी मार्केट के हिसाब से। इससे मैनेजरियल की इफेक्टिवनेस जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की इंपावरमेंट होती है। सो की बेनिफिट क्या रहेगा कि रिस्पॉन्सिवनेस बेटर होती है, मैनेजरियल मोटिवेशन होती है, वर्कलोड हेडक्वार्टर के ऊपर कम होता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट जो यहां पर बनाया जा रहा है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन तो आप समझ गए कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है ना, सुपीरियर्स के बीच में, सबॉर्डिनेट्स के बीच में। लाइक हियर वी आर हैविंग द सुपीरियर्स, राइट, और यहां पर है सबॉर्डिनेट्स। तो इनके बीच में जो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली चेन ऑफ कमांड को डिस्क्राइब करती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है कंपनी को डिपार्टमेंट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज। लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना देंगे। इसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो कंपनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर की तरह ही होती है, उसके कोर चेंजेस जो होते हैं वो बेसिकली लोकस ऑफ अथॉरिटी की तरफ होते हैं। लाइक जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग अगर आप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, बट नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग काम को लेकर के होता है कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, इसमें इस चीज की एक्सपर्टीज है, राइट? चलिए, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है रिलेटेड विद द स्टाफिंग। तो स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट सेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नीड्स टू क्विकली हायर अ लार्ज नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स फॉर 3 months प्रोडक्शन सर्ज, राइट? 3 महीने के लिए प्रोडक्शन काफी बढ़ने वाला है, उसके लिए सेमी स्किल्ड आपको पर्सन चाहिए, बड़ी तादाद में चाहिए। एचआर मैनेजर डिसाइड करते हैं कि वो एक मेथड यूज करेंगे जहां पर स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल जो होंगे वो बेसिकली सप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड मैन पावर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। विच एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड हियर? तो क्या यहां पर मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को हायर कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को रीच आउट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एट द फैक्ट्री लेवल है, या फिर रिकमेंडेशंस के बेस पर है? देखो, अगर हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की बात करें, वो बेसिकली मैन पावर को जरूर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के में अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप स्पेशलिस्ट लोगों को भेजोगे जो बेसिकली सप्लाई करेंगे वर्कफोर्स को। तो डेफिनेटली हम यहां पर एजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर मोर प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो सप्लाई करेंगे, राइट? एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो मैन पावर को सप्लाई करते हैं, खास करके फैक्ट्रीज को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। एंड ये सेम सिनेरियो यहां पर मैच कर रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एट द फैक्ट्री लेवल, उसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जो फैक्ट्री गेट के बुलेटिन बोर्ड होते हैं ना, उनके ऊपर वैकेंसीज पोस्ट कर देते हो, राइट? वो एक डायरेक्ट एप्लीकेशन का मेथड है, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट स्पेशलिस्ट को हायर करते हुए आप वर्कफोर्स ले रहे हो, वो मेथड नहीं है। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। एंड अगर रिकमेंडेशंस की बात करें, उसमें क्या होता है कि आप वैकेंसीज को फिल करते हो सजेशंस के बेस पर, लाइक कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो है आपका, उसकी गुडविल है कंपनी के साथ, तो उसकी सजेशन के बेस पर आप हायरिंग करते हो, वो होता है रिकमेंडेशन। सो दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स अगेन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग, राइट? So a manager is applying Levin's change management model to implement a new company wide software, right? तो क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाई कर रहे हैं लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ओल्ड सिस्टम एंड द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू वन, with the specific goal of making employees understand that the change is very necessary. Which stage of Levin's model is the मैनेजर करेंटली एग्जीक्यूटिंग? तो कौन सा हम फेज जो है वो मैनेजर फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? देखो, अब अगर हम लेविन्स मॉडल की बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
लेविन्स मॉडल, ठीक है। तो ये जो लेविन्स मॉडल होता है ना, इसमें आपके पास 3 स्टेजेस होती हैं। हियर वी आर हैविंग द 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। एंड ये स्टेजेस क्या-क्या है? 1 इट इज रिलेटेड टू अनफ्रीज, 1 इट्स रिलेटेड टू अनफ्रीज। सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू चेंज, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। फिर होता है रीफ्रीज, राइट? रीफ्रीज होता है। तो अनफ्रीज स्टेज में क्या होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि देखो चेंज की जरूरत है, करंट स्टेटस को हमें चैलेंज है, एंड एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करते हैं मेंटली कि भाई ये चेंज रिक्वायर्ड है। दूसरा होता है चेंज, दैट इज ट्रांजिशन। इसको सेकंड स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन, या वी से इट टू बी मूविंग, राइट? ये ट्रांजिशन होता है, राइट? अब इसमें क्या होता है, हम नए प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं, सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? एंड फर्दर फिर थर्ड स्टेज आती है उसके बाद, ये सेकंड स्टेज होगी। फिर थर्ड स्टेज आती है, दैट इज अ रीफ्रीज, यानी कि हम चेंज को स्टेबलाइज करते हैं, पॉलिसीज को, कल्चर को, प्रैक्टिसेस को रीइंफोर्स करते हैं। अब इस सिनेरियो, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझें, तो मैनेजर फोकस कर रहा है एक्सप्लेन करने से रिलेटेड, कि शॉर्टकमिंग्स को बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बेनिफिट के। तो वो बेसिकली अनफ्रीज स्टेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू द अनफ्रीज स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है यहां पर, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज रिलेटेड टू द स्टाफिंग। So an organization's appraisal system, an organization's performance appraisal system requires supervisors to document specific instances of both highly effective and ineffective employee behavior as they occur throughout the year. This data is then used during the annual review to provide concrete examples of performance. Which post-oriented appraisal method is being used? ठीक है। तो पास्ट ओरिएंटेड जो अप्रेजल मेथड है, नॉट पोस्ट ओरिएंटेड, पास्ट ओरिएंटेड जो अप्रेजल मेथड है, वो कौन सा इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, उसके बारे में हमने बताना है, राइट? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक है रेटिंग स्केल्स, दूसरा है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड इट्स क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड, फोर्थ इट्स ट्रेट एनालिसिस। नाउ सी, जो रेटिंग स्केल होता है वहां पर हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ द ऑप्शन 1, जो रेटिंग स्केल होता है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो न्यूमेरिकल स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया लाइक डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, इनको न्यूमेरिकल स्केल के ऊपर हम क्वांटिटेटिव समरी बनाते हैं, ठीक है। रेदर देन कि हम स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जांपल को कलेक्ट करें, वो चीज नहीं करते, हम एक क्वांटिटेटिव समरी रेडी करते हैं। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें कंपेल किया जाता है, यानी कि जो रेटिंग करने वाले पर्सन है ना, जो ज्यूरी है, जो जज है, उनको कंपेल किया जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो इंप्लॉयज को एक रेटिंग स्केल के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस को एज्यूम करो, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप एवरेज नंबर लगा दो, कुछ कर दो, वो कंपैरेटिव होता है, वो इंसिडेंट बेस्ड अप्रोच नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ ऑप्शन सी इट्स रिलेटेड टू द क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। देखो, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है कि एक पास्ट ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक होती है, ये पास्ट ओरिएंटेड, जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो पास्ट ओरिएंटेड आपकी एक अप्रेजल टेक्निक है, जहां पर जो सुपरवाइजर्स हैं, वो कुछ एक इंस्टेंसेस को, जो कि इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर को दर्शाते हैं एम्प्लॉय के, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनके इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? यानी कि आप रियल इंसिडेंट के ऊपर फोकस करते हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है। हम जनरल इंप्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, दैट इज अ केस। अब इस केस में क्या होता है कि आप एनुअल रिव्यू के दौरान इन इंसिडेंट्स को एक कंक्रीट एग्जांपल की तरह इस्तेमाल करते हो, ताकि आप परफॉर्मेंस रेटिंग को एंड फीडबैक को सपोर्ट कर पाओ, राइट? दैट्स द केस। अब अगर यहां पर समझने वाली बात है, तो आप एक्चुअल एम्प्लॉय बिहेवियर को देखते हो, उनके ट्रेड्स को नहीं देखते हो, आप स्पेसिफिक फीडबैक देते हो, कोई वेग जजमेंट नहीं दे देते हो। ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप ट्रेनिंग नीड, डेवलपमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओ, एंड डेफिनेटली कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स आपको यहां पर करने पड़ेंगे। सो आंसर जो यहां पर है, दैट इज एक्चुअली द ऑप्शन सी, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, उसमें यही चीज रहती है। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, जो ट्रेट एनालिसिस होता है, वहां पर वी डू यूज अ चेकलिस्ट। तो ट्रेट एनालिसिस के केस में हम एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इंप्लॉय के ट्रेड्स के लिए, विद यस और नो क्वेश्चंस। हम इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, राइट? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इंसिडेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which is again related to the
organizing, it says that during a corporate restructuring, the management team is analyzing the company using the McKinsey 7S framework. They are specifically focusing on the company's fundamental principles and guiding ethics that dictate how work is done and the decisions are made, believing these are the core of the company culture. विच ऑफ द 7S एलिमेंट दे आर एग्जामिनिंग, तो कौन सा 7S एलिमेंट है जिसको वो एग्जामिन कर रहे हैं? मैं दोबारा से बताता हूं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, मैनेजमेंट टीम एनालाइज कर रही है, कंपनी को मैकेंस्के का 7S फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड फोकस कर रहे हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, गाइडिंग एथिक है, वो किस तरह से बताते हैं कि काम कैसे होगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। इस चीज को विश्वास में रखते हुए कि ये कंपनी के कोर कंपनी कल्चर है, तो कौन सा एलिमेंट 7S का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वी नीड टू आंसर, राइट? उसी के बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले ना हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो टोटल 7 एलिमेंट्स आर देयर, राइट? 7 ऐसे रहेंगे, तो 7 एलिमेंट्स हैं, राइट? एंड ये जो फ्रेमवर्क है, इसमें 7 इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है इफेक्टिवली, राइट? एंड इनको हम डिवाइड कर सकते हैं हार्ड एस में एंड सॉफ्ट एस में। हार्ड एस का मतलब होता है जो ज्यादा टेंजिबल है, जिनको डिफाइन करना आसान है। सॉफ्ट एस का मतलब होता है जो इनटेंजिबल है, जो कल्चर से रिलेटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, राइट? वो होते हैं। अब हार्ड एस में भी इफ वी लुक एट, वी आर हैविंग द स्ट्रेटेजी। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी। सेकंड जो होता है दैट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। थर्ड जो है दैट्स रिलेटेड टू सिस्टम्स, राइट? ये मैं हार्ड एस की बात कर रहा हूं, ये तीनों ही हार्ड एस है ना। इफ वी लुक एट द स्ट्रेटेजी, तो बेसिकली प्लान जो डिवाइस किया गया है कंपिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए, उसके बारे में, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अरेंज किया गया, हायरार्की क्या, रिपोर्टिंग लाइन क्या, उसके बारे में है। सिस्टम की बात करें तो डे टू डे प्रोसेसेस प्रोसीजर्स क्या, उनके बारे में। सो दीज आर द टेंजिबल पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? ये टेंजिबल पार्ट है। अब हम बात करने वाले हैं अनदर 4S के बारे में, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहली जो चीज है दैट्स द शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज है। देन इट्स रिलेटेड टू स्टाइल, then it's related to the staff and further it's related to the skills। ये हमारे सॉफ्ट एस के साथ रिलेटेड है, जहां पर इनटेंजिबिलिटीज है। यानी कि जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो आपका जो कंपनी का कोर बिलीफ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कल्चर क्या, उसके बारे में बात करते हैं, राइट? अगर स्टाइल की बात करें तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप स्टाइल, ओवरऑल ऑपरेटिंग अप्रोच क्या है टॉप मैनेजमेंट की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी इंटेंजिबल है। इफ वी लुक एट द स्टाफ, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके डेमोग्राफिक्स, कैपेबिलिटीज, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सब चीजें कवर है। देन इट्स रिलेटेड टू स्किल्स, कि एक्चुअल जो कंपिटेंसीज हैं, कैपेबिलिटी है एम्प्लॉय की, उनके बारे में, राइट? सो वो स्किल से रिलेटेड हो गया। तो ये 7S का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपके पास, राइट? अब क्वेश्चन में समझो, here we were talking about what? We were actually talking about the फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड गाइडिंग एथिक्स। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये हार्ड एस से रिलेटेड होगा या फिर सॉफ्ट एस से रिलेटेड होगा? डेफिनेटली दिस इज रिलेटेड टू सॉफ्ट एस, यानी कि ये चारों में से आंसर है, आइदर शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स। तो ये स्किल से रिलेटेड तो नहीं है, नॉट रिलेटेड टू स्टाफ, नॉट रिलेटेड टू स्टाइल, दिस इज रिलेटेड टू द शेयर्ड वैल्यूज। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द शेयर्ड वैल्यू से रिलेटेड है ये, ठीक है जी? तो शेयर्ड वैल्यूज क्या होते हैं? कोर बिलीफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एथिक्स होते हैं। अब इस सिनेरियो में भी मैनेजमेंट एनालाइज कर रही है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, गाइडिंग एथिक्स को, कि कंपनी के कल्चर के हार्ट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज इन द हार्ट, राइट? एट द हार्ट क्या है। तो दैट्स द केस, ठीक है जी? तो दैट वुड बी इट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A company wants to implement a knowledge management system। एक कंपनी है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहती है, वेयर एम्प्लॉयज आर encouraged टू शेयर देयर अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज with each other through workshops and collaborative sessions according to the SECI model by Nonaka and Tekuchi। This process of converting tacit knowledge to tacit knowledge, right? Converting tacit knowledge to tacit knowledge among employees is known as well। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं,
या सोशलाइजेशन कहते हैं व्हाट इट इज सेड टू बी, व्हाट इट इज सेड टू बी। देखो, जो एसईसीआई का मॉडल है उसके बारे में फटाफट से समझते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। एक चीज होती है सोशलाइजेशन, वन इट इज रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि आप टेसिट को टेसिट में कन्वर्ट करते हो। टेसिट मतलब कि आप एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली शेयर करते हो, आप मेंटरिंग करते हो, वर्कशॉप करते हो, ठीक है। यानी कि दिस इज द केस ऑफ द टेसिट टू टेसिट, दिस इज द केस ऑफ टेसिट टू टेसिट। सेकेंड वन जो है दैट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन। नाउ इन केस ऑफ द एक्सटर्नलाइजेशन इट इज बेसिकली टेसिट टू एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये होता है टेसिट टू एक्सप्लिसिट। नो, यानी कि आप टेसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मैनुअल्स में, डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हो। फर्दर जो थर्ड है दैट्स अ कॉम्बिनेशन, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। यानी कि एक्सप्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपके बेसिकली एक्सप्लिसिट नॉलेज है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, डाटाबेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो होता है यानी कि एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, ई टू ई लिख देता हूं, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, राइट। एंड फर्दर फिर होता है फोर्थ वन, इट्स रिलेटेड टू इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन। यानी कि एक्सप्लिसिट को टेसिट में कन्वर्ट करते हो, जिसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग, जहां पर एक्सप्लिसिट नॉलेज जो बाहर की नॉलेज है वो बेसिकली हमारी पर्सनल टेसिट नॉलेज बन जाती है, सिमुलेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, राइट, दैट्स द केस। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, बिकॉज हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज टेसिट टू टेसिट, यानी कि इंप्लॉय टू एम्प्लॉय डायरेक्ट आपकी जो नॉलेज है वो शेयर हो रही है, राइट, दैट इज टेसिट टू टेसिट नॉलेज, राइट। एंड ये किस तरह से होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, राइट, इनके थ्रू हो सकती है। सो दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, that's related to organizing, and this is question number 8. It says an employee is functionally structured, an employee in a functionally structured organization complains that while they are an expert in their field, they have little understanding of how their work contributes to the company's overall product launch, ठीक है। they feel disconnected from the departments like marketing and sales. This situation highlights which specific disadvantage of a functional structure. ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के किस डिसएडवांटेज के बारे में यहां पर बताया गया है उसके बारे में वी नीड टू आंसर। सी, फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में जो इंप्लॉयज होते हैं उनको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। जैसे एचआर के पर्सन एचआर में जाएंगे, ठीक है, अकाउंट्स वाले बंदे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, लीगल वाले लीगल में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, फंक्शन बन गए, F1 F2 F3, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग हो, राइट। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनके हिसाब से। अब एडवांटेज ये रहता है कि इसमें एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी जो होती है पर एक डिपार्टमेंट की वो बढ़ जाती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये रहता है कि इंप्लॉय सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि बिगर पिक्चर क्या है, कि हाउ देयर वर्क इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द बिगर पिक्चर, वो नहीं देख पाते। तो इस सिनेरियो में भी जो एम्प्लॉय है वो स्किल्ड है अपने खुद के फंक्शन में, लेकिन उसको डिस्कनेक्टेड लगता है, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस से डिस्कनेक्टेड लग रहा है, उसको नहीं पता प्रोडक्ट लॉन्च कैसे हो रहा है, सेल्स कैसे बढ़ रही है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, राइट। तो ये फंक्शनल की सिलो प्रॉब्लम, दिस इज अ फंक्शनल सिलो प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि उसको डिस्कनेक्टेड लग रहा है, जहां पर पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है एंड एम्प्लॉय को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज नहीं है, राइट। तो ये डिसएडवांटेज है किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का, राइट। ऑप्शंस देखते हैं, बेसिकली कंपटीशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, मिस्ड चांसेस फॉर इनोवेशन, पोटेंशियल फॉर साइलोस, या फिर अनस्टेबल वर्क इन्वायरमेंट। सो दिस इज ऑप्शन सी। देखो जो मैंने आपको बताया ना, ये डिसएडवांटेज है किसका, फंक्शनल आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका डिसएडवांटेज होता है कि सभी जो स्किल्ड पर्सन है वो एक्सक्लूसिवली एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको क्या चल रहा है पूरी की पूरी कंपनी में। एम्प्लॉय फील करता है डिस्कनेक्टेड, उसको अपने काम की समझ है लेकिन बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, राइट, वो चीज होती है। इफ वी टॉक अबाउट द कंपटीशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, उसका मतलब होता है कि राइवलरी है, लाइक वे ऑफ कोलैबोरेशन में एक दिक्कत आएगी ना, जहां पर एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं कि इसका प्रॉफिट उतना उसका प्रॉफिट उतना, वो तो राइवलरी हो गया, तो वो तो नहीं है। मिस्ड चांसेस ऑफ इनोवेशन, मिस्ड चांसेस ऑफ इनोवेशन तब होता है जब जो
सिलोड एम्प्लॉयज हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फंक्शन में डिपार्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने कलीग से नहीं सीख पाते डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, राइट? तो वो बेसिकली होता है कि इनोवेशन नहीं रहेगी। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू साइलोस आल्सो, कि जो एम्प्लॉय का प्राइमरी कंप्लेंट रहेगा वो लैक ऑफ कॉन्टेक्सुअलिटी रहेगा, वो इनोवेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो दिक्कत होती है ना इनोवेशन, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इनोवेशन के लॉस का है। इसमें जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू प्राइमरी कंप्लेंट, रिलेटेड टू लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो इनोवेशन की बात करें ऑप्शन बी में। ऑप्शन डी जो है अनस्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है टिपिकली उसको एक स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कोई अनस्टेबल नहीं करता, तो ये तो वैसे ही गलत है। जो फंक्शनल होता है वो स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट पैदा करता है, अनस्टेबल नहीं पैदा करता। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक कंपनी इज डिजाइनिंग इट्स स्टाफिंग प्लान। एक लॉजिस्टिक कंपनी अपना स्टाफिंग प्लान बना रही है। इट नीड्स टू हायर कोर टीम ऑफ मैनेजर्स एंड एनालिस्ट्स who will be with the company for several years to guide the expansion, but it also needs to hire a large number of delivery drivers just for the holiday season rush. This approach demonstrate a combination of which two type of staffing? तो कौन सी स्टाफिंग रहेगी यहाँ पे? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल स्टाफिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टाफिंग, परवेसिव या फिर कंटिन्यूस स्टाफिंग? विच वन इट वुड बी? which one it would be? तो डेफिनेटली here we are talking about the permanent and temporary staffing के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जो कोर मैनेजर है, एनालिस्ट है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए आपने हायर करना है ताकि वो एक्सपेंशन को गाइड कर पाए, इसलिए हमें परमानेंट स्टाफिंग चाहिए जो स्टेबल हो, करियर ओरिएंटेड रोल्स देंगे उनको, राइट? दैट्स द केस। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी ड्राइवर्स, वो भी हॉलिडे सीजन के लिए, तो उनको लेट से कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपने हायर करना है, तो वहां पर तो टेम्परेरी या सीजन हायरिंग कर रहे हो ना, आप स्टाफिंग कर रहे हो, तो बेसिकली वो फिक्स टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, एजेंसी हायरिंग के थ्रू कर सकते हैं। दैट वुड बी द केस। तो अगर हम ऑप्शन से मिला के देखें, इट वुड बी लीडिंग टू ऑप्शन सी, दैट इज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टाफिंग। शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म स्टाफिंग। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग, क्वेश्चन नंबर 10। सो इट सेज a company has a rule that only senior vice presidents can approve expenditures over 50,000 USDs, and this rule is applied consistently across all the departments without an exception. This practice is a hallmark of which organizational approach, which aims to ensure uniformity and control? Decentralization, delegation, centralization, या फिर departmentalization, what it is said to be? तो ये प्रोसेस जो है ना वो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। अब मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, वो भी इस तरह के एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर सकते हैं, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेलीगेशन, तो डेलीगेशन एक एक्ट है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया जाता है किसी सबॉर्डिनेट पर्सन को। जैसे कि मैनेजर ने ऑफिसर को काम दे दिया, तो वो डेलीगेशन ऑफ वर्क है, राइट? लेकिन जो सिनेरियो है वो तो लिमिटेशन अथॉरिटी के ऊपर, तो वो असाइनिंग तो कर ही नहीं रहा डाउनवर्ड, तो ये तो आंसर नहीं है। सेंट्रलाइजेशन है, यस इट इज अ केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। व्हाई? तो सेंट्रलाइजेशन का एक हायरार्की की फॉर्मल अथॉरिटी होती है, राइट? हायरार्की की फॉर्मल अथॉरिटी है कि टॉप मोस्ट हायरार्की के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स करेगी यूनिफॉर्मिटी के साथ। जैसे मान लो आपका एक एक्सपेंडिचर है, आपकी ब्रांच लेवल की पावर इतनी है, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होगा वो सारा का सारा आरएम पावर में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सेंट्रलाइज्ड है। दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड थिंग, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है वो ऑलरेडी आपको बताया। वो प्रोसेस है कि आप सिमिलर जॉब्स को ग्रुपिंग कर देते हो इकट्ठे, वो चीज होती है, वो टोटली डिफरेंट हो गया, राइट? तो आंसर जो रहेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन सी हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A manager conducts a performance review where the employee, the manager's supervisor, and the several of the employee's co-workers all provide the input of the employee's performance। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो है, समझो इस चीज को कि here we are having the employee, ये यहाँ पर employee है, ठीक है? एंड अब उसके बारे में कौन कौन बता रहा है? जो मैनेजर का सुपरवाइजर है, ठीक है? जो मैनेजर का सुपरवाइजर, सुपरवाइजर यानी कि टॉप पे आ गया। एंड उसके बाद सुपरवाइजर के बाद सेवरल ऑफ द एम्प्लॉयज कोवर्कर जो सेम लेवल के ऊपर है, एट पार काम कर रहे हैं, वो पर्सन हो गए। फिर उसके बाद जो भी पर्टिकुलर कोवर्कर्स हैं वो सभी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, यानी कि ये सुपरवाइजर भी इसकी इनपुट दे रहा है, ये भी सभी जो कोवर्कर्स हैं वो भी इसके कामकाज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कामकाज कर रहा है। This comprehensive method is designed to gather a wide range of perspectives. What type of performance appraisal is this? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इट्स अ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट तो वो होती है जहां पर सिर्फ साथ वाले बंदे बताएंगे,
ठीक है। रेटिंग जो दी जाएगी वो इंडिविजुअल के को वर्कर्स के द्वारा दी जाएगी एंड उसमें कोई सुपरवाइजर की इनपुट नहीं होगी, उसको कहते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर। अच्छा, नेगोशिएटेड अप्रेजल क्या होता है? नेगोशिएटेड अप्रेजल होता है जहां पर एक मीडिएटर होगा, राइट, एंड वो बेसिकली जो पर्सन होगा वो बेसिकली एडवर्सरियल नहीं होगा, किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। यानी कि वो एक डिफरेंट प्रोसेस बन जाता है, राइट। तो इन केस ऑफ द नेगोशिएटेड अप्रेजल, तो उसके केस में एक मीडिएटर रहेगा। मीडिएटर यानी कि मैनेजर रहेगा। मैनेजर रहेगा, वो पर्सन एम्प्लॉय खुद रहेगा। अब जो एम्प्लॉय है उसके सबसे पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में देखा जाएगा, फिर उसकी वीकनेसेस के बारे में देखा जाएगा एंड फिर कंस्ट्रक्टिव वे में जो अप्रेजल है वो किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं नेगोशिएटेड अप्रेजल के केस में। लाइक वी आर हैविंग द पॉजिटिव फेज, जहां पर अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, अचीवमेंट को दर्शाता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, यानी कि कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर होता है एक डेवलपमेंटल या कंस्ट्रक्टिव फेज, यानी कि पॉजिटिव्स को एक्नॉलेज करने के बाद जो मैनेजर है ग्रेजुअली वो परफॉर्मेंस गैप्स के बारे में बताता है, वीकनेसेस के बारे में बताता है, इंप्रूवमेंट बता सकता है कि कहां कहां होनी है। तो एम्प्लॉय जो होता है इस तरह की फीडबैक के बारे में ज्यादा ओपन अप होता है, राइट। दैट इज बेसिकली टू वे सोल्यूशन। ठीक है, वो टू वे सोल्यूशन होता है, कोई डिफेंसिव सोल्यूशन नहीं होता वहां पे। सो दैट इज नॉट द आंसर ओवर हियर, तो ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड ऑप्शन सी, दैट्स अ 360 डिग्री असेसमेंट। तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ये 360 डिग्री फीडबैक असेसमेंट होता है ना, ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है कि आप कमेंट्स लेते हो पार्टिसिपेंट से भी, उसके सुपरवाइजर से भी, उसके पीयर पर्सन से भी, यानी कि जो उनके को वर्कर्स हैं, वर्किंग ग्रुप है, उनसे भी आप सारा का सारा डाटा लेते हो, फीडबैक लेते हो। एंड की आइडिया क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल राउंडेड व्यू मिल जाएगा एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का। अब इस केस में भी जो इनपुट है वो गैदर की जा रही है एम्प्लॉय से भी, उसके मैनेजर सुपरवाइजर से भी, को वर्कर से भी। तो डेफिनेटली जो मल्टीपल इवेल्युएटर्स होते हैं वो इसमें शामिल है। तो आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव ले सकते हो, राइट। एंड फर्दर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, आप बिहेवियर के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो। एंड ये कॉमनली यूज होता है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लीडरशिप बिल्डिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली मैटिंग द क्राइटेरिया एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी रहने वाला है, राइट। चलिए, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इट सेज अ हॉस्पिटल फॉर्म्स अ टेम्परेरी ग्रुप कंपोज्ड ऑफ सर्जन्स। तो एक हॉस्पिटल है, एक टेम्परेरी ग्रुप बनाता है जिसमें सर्जन्स भी शामिल हैं और नर्सेज शामिल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स शामिल हैं एंड आईटी स्पेशलिस्ट भी शामिल है, सो एज टू प्लान एंड ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। Once the system is fully operational, the group will be dissolved. What type of committee has been formed? Permanent committee, line committee, staff committee या फिर advisory committee? What type of committee is being formed? See, if we are talking about the permanent committee वो होती है जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी, जो रेगुलर में काम करेगी, ऑनगोइंग बेसिस पर काम करेगी, कंटिन्यूस प्लानिंग करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। यहां पर तो टेम्परेरी सिनेरियो है, तो दैट इज नॉट द आंसर। लाइन कमेटी की इफ यू टॉक अबाउट, लाइन कमेटी या स्टाफ कमेटी की अगर बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो एज सच डिफाइन नहीं है कहीं पर भी, राइट। तो प्राइमरी जो डिस्टिंक्शन होता है वो या तो परमानेंट होती है या फिर एडवाइजरी कमेटी होती है। सो दीज आर नॉट इन द टाइप ऑफ इट, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडवाइजरी कमेटी, यानी कि ऑप्शन डी के बारे में बात करें, तो एडहॉक कमेटी को बेसिकली फॉर्म किया रहता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टेम्परेरी है, एंड जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज एब्सोल्युटली मैचिंग विद इट, ऑप्शन डी इज वेरी राइट आंसर। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कंसेप्ट को समझा होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, सो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द एग्जाम ऑफ द सीआईबी। द कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल एंड लेट मी टेल यू, इसमें कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अ सीआईबी अर्ली बर्ड पैक, जिसमें ए टू जेड सब चीजें प्रोवाइड की गई हैं एंड इस टाइम पीरियड के लिए वो बेस्ट कोर्स रहने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीआईबी की, मेक श्योर कि आप उसमें एनरोल जरूर करें। अभी के लिए उसमें काफी ज्यादा अच्छा एक डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एंड इससे पहले कि वो डिस्काउंट निकल जाए, जल्दी से जल्दी उस कोर्स में एनरोल कर लो, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।